आई होप आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। हमने एक पेपर अपना कवर कर लिया और हमारा दूसरा पेपर होने वाला है जो 20 को, और वो भी किसका है, साइंस का, और जिसमें आपको पता है कि हमें कितनी दम लगानी है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे जो 100% हमारे एग्जाम में आएंगे। तो हमें यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलने तो ऐसे सारे टॉपिक्स को हम लेके आए हैं। तो आज का जो हमारा स्पेशली टॉपिक होगा वो रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स होंगे। तो जल्दी से हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि हम इसे कवर कर सकें। आगे फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस क्या होता है कि जब भी कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही होती है, यानी हम एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जब हम एंटर कर रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो ना करके किसी दूसरे पाथ को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जरा देखो इस वाले में क्या हुआ, एक बार लाइट हमारी देखो नॉर्मल की तरफ बेंट हुए टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक बार अवे द नॉर्मल हो गया। ऐसा कब होगा, तो जब हमारी लाइट किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में वो नॉर्मल की तरफ जाने वाली है, और जब भी किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो वो अवे द नॉर्मल चली जाएगी। क्या बात समझ गए। अब इस रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में कुछ न्यूमेरिकल्स हम यूज करने वाले क्या, तो स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा, sin i by sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म होता है। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब मान लेते हैं कि कोई लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है ना, तो ऐसे कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनता है, म्यू टू बाय म्यू वन। इसको कैसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। अब इसे वेलोसिटी के टर्म में अगर हम लिखना चाहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेलोसिटी के टर्म में डिफाइन करना चाहे, तो देखो कैसे डिफाइन किया, द रेशियो ऑफ द बोथ वेलोसिटीज, है ना। तो कहां का, फर्स्ट मीडियम और डिवाइडेड बाय सेकंड मीडियम। अब इसी को अगर हम वेवलेंथ के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। जब लाइट रिफ्रैक्शन में हो, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे चेंज नहीं हो, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 है, फ्रीक्वेंसी कैंसिल किया, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 हो गया। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले यूज हो गए। अब हम इन ट्रिक्स को कंटिन्यू कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब अगर मैं कैलकुलेशन करना, तो याद करने की जरूरत नहीं, बस एक छोटी सी ट्रिक याद कर लो। देखो अगर कभी तुम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाओगे, ठीक है, तो आपकी जो स्पीड और वेवलेंथ है वो कम होगी। कितना कम होगी, तो म्यू टाइम्स कम हो जाएगी, बस ऐसे याद रखना। अगली बार कभी डेंसर से रेयरर में जाओ, रेयरर मीडियम में जाओगे, तो स्पीड और वेवलेंथ बढ़ेगी। कितना बढ़ जाएगी, म्यू टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आज न्यूमेरिकल्स करते हैं। आगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में, और जरा ध्यान से देखो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम इज 2.42, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें स्पीड फाइंड आउट करना। ठीक है, मेरी बात को समझना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, डायमंड। तो लाइट कहां से आई है, वैक्यूम से आई है। वैक्यूम से जाने के बाद किसमें गई है, डायमंड में। अब जरा कंपेयर करो, वैक्यूम रेयरर है या डायमंड रेयर है, तो वैक्यूम रेयरर है। तो रेयरर से तुम किसमें गए हो, डेंसर में गए हो, और डेंसर में तुमसे क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट। तो अभी हमने ट्रिक में क्या देखा, अगर हम कभी भी रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो कितना वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, जो पहले वाली वेलोसिटी थी वो कितना, म्यू टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। तो वेलोसिटी पहले वाली कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और अभी तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2.42। सर डिवाइड कर दिया और आंसर, सिंपल, खत्म। आगे सेकंड पॉइंट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर 1.5, 1.33 एंड 1.62 रिस्पेक्टिवली इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट इन दीज मीडिया एट द सेम एंगल। सब पे सेम एंगल पे क्या हुई है, इंसिडेंट हुई। देन राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मीडिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड वाला। और जरा देखो क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास देखो 3 मीडियम आ गए, ठीक है। ये हमने नॉर्मल बना लिया। नॉर्मल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे एंगल हम यही से मेजर करते हैं। ओके, तो देखो ये हमने लाइट को इंसिडेंट कर लिया तीनों मीडियम में, और सबके लिए जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, सेम है। तो उसे वहां पे थीटा से रिप्रेजेंट किया गया, तो हम सबके लिए थीटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये सबकी वैल्यू क्या है, थीटा। ओके, अब हम बात करते हैं कि किसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा या किसमें कम होगा। तो मैं पहले तीनों मीडियम के लिए वैल्यूज लिख लेता हूं। तो पहले के लिए 1.5 है, अगले के लिए 1.33 और अगले के लिए क्या है, 1.62। या तो सबको बात समझ में। ओके, तो अब जरा देखो हम कहां से आ रहे हैं। तो हमने वहां पे देखो तीनों चीजों में हम एंटर हुए, सेम एंगल पे इंक्रीजिंग ऑर्डर हमको बताना है। तो सबके लिए ये वाला मीडियम तो सेम ही होगा, 1 2 3 4। जब कोई वैल्यू के बारे में बात नहीं की जाती, जब बताया नहीं जाता है कि हम किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहे हैं, तो हमेशा ये बात याद रखना कि वो एयर या वैक्यूम से कंपेयर होगा। तो मान लो कि सब में लाइट एयर से आ रही है, ठीक है। अब एयर से आई तो एयर के कंपैरिजन ये भी डेंसर है, ये भी डेंसर है, ये भी डेंसर। अब देखो कौन ज्यादा डेंसर है, तो 1.62 ज्यादा डेंसर हुआ। जो ज्यादा डेंसर होगा लाइट उसमें ज्यादा ही नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। इसमें थोड़ा सा कम बेंड करेगी, इसमें थोड़ा और कम बेंड करेगी। सबसे कम किस में बेंड हुई है, 1.33 में। सबसे ज्यादा किस में बेंड हुई है, 1.6 में, क्योंकि ज्यादा डेंसर है। तो अगर जितना ज्यादा डेंसर मीडियम
होगा। देखो ध्यान से, ये ज्यादा डेंसर है, फिर ये वाला डेंसर है, इसके बाद ये डेंसर है। तो जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा एंगल उतना ही क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल D3 में सबसे कम एंगल होगा R3, इसके बाद D1 में उससे कम होगा, तो कौन हो गया, R1 हो गया, फिर 1.33 में वो भी हो गया, दैट इज R2। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बात समझ में आई? तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का टर्म हो गया। चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत सिंपल है। पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाइज एट द सेम पॉइंट एट द सेम प्लेन। हो गया, ठीक है, तीनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं और वो भी एक ही प्लेन के। इसके बाद सेकंड क्या होता है, स्नेल्स का लॉ होता है, sin I by sin R is equal to the constant that is the refractive index। तो ये हमने कवर कर दिया। अगले में लिखा है डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पहले जानो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि जब कोई लाइट रे उस मीडियम में एंटर करेगी तो वो अपने पाथ से कितना बेंट होने वाली है। ज्यादा बेंट होगी मतलब ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, कम बेंट होगी मतलब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एज अ कंपैरिजन ऑफ द फर्स्ट मीडियम जहां से हम एंटर कर रहे हैं। ओके, अब एब्सोल्यूट की जब बात आई तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जब कंपैरिजन किया जा रहा है किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो कंपैरेबल वाला टर्म या तो वैक्यूम होगा या तो क्या होगा, एयर होगा। सिंपल। ओके, अब आ जाओ अगले पार्ट में क्या लिखा हुआ है। बोला गया a ray of light enters from vacuum to glass of absolute refractive index 1.5, find the speed of light in glass if the speed of light in vacuum। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, क्या पूछा, फिर खत्म करते हैं। ये लिखो तुम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले पेन तो सेलेक्ट कर लो भाई। ये लिखो यहाँ तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तुम कहां से आ रहे हो, वैक्यूम से, किस में एंटर कर रहे हो, ग्लास में, इसकी वैल्यू कितनी है 1.5। अब वेलोसिटी का रिलेशन मैंने कैसे बताया, आप कहां से आ रहे हो, वैक्यूम में आ रहे हो तो वहां की स्पीड लिखो c, कहां जा रहे हो, ग्लास में जा रहे हो, वहां की स्पीड लिखो। लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, c की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 1.5 करिए, कितना आ गया, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, सॉल्व हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो इन द स्काई। ऑन दिस डायग्राम मार्क, कहा क्या क्या मार्क करना है, ए वेयर डिस्पर्जन ऑफ लाइट ऑक्यूर्स, वेयर इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑक्यूर्स, उसे हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, सी में क्या रिप्रेजेंट, वेयर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑक्यूर्स, लिस्ट टू नेसेसरी कंडीशन टू ऑब्जर्व अ रेनबो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज देखो क्या होता है, तो हमें एक रेनबो फॉर्म करना है। चलिए आइए रेनबो फॉर्म करते हैं। तो बहुत बड़ा हो गया सर, चलो ठीक है, बैक करो, एक बढ़िया सर्कल चाहिए, हो गया, लिख बना लिए। ओके, अब पता है कौन सी लाइट लेके आप आते हो, तो आपको पता है कि हम एक सिंगल कलर ऑफ लाइट लेके एंटर करते हैं, ये आगे लाइट एंटर करते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारी कौन सी ड्रॉप होगी, एयर की ड्रॉप होगी। तो जैसे तुम इसमें एंटर करते हो, आपको कहानी क्या पता है कि ये अपने अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाती है। क्या ये बात हम सबको पता है। तो हमारे कौन कौन से दो कलर बनते हैं, तो हमारा एक वायलेट फॉर्म होगा, एक ये फॉर्म होगा, ऐसा होता है, पता है। 7 अलग अलग कलर्स बनते हैं, 7 पैटर्न्स डिवाइड होते हैं। तो देखो इस जगह पे क्या हुआ है, डिस्पर्जन का प्रोसेस हुआ है, तो दिस इज द ए पॉइंट, यहीं पे तो डिस्पर्जन हुआ। ओके, अब क्या होगा, ये यहाँ पे क्या, अगर यहां से सीधे सीधे निकल गया तो क्या रेनबो फॉर्म होगा, नहीं, यानी डिस्पर्जन के बाद क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो देखो ये वाली लाइट यहां से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो ये वाली लाइट देखो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, हुआ रिफ्लेक्शन। उसके बाद फिर कौन सी, ये वाली लाइट भी क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये देखो यहाँ से, सॉरी, रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ से आगे। अब जब रिफ्लेक्ट हुई तो दोबारा एक बार फिर से देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है रिफ्रैक्शन यहाँ पे। जैसे इस वाले पॉइंट पे हम पहुंचेंगे, हम किसी और से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इस जगह पे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये वाला पॉइंट किससे रिप्रेजेंट करना था, ये बी से रिप्रेजेंट कर गया। फिर कहा कि रिफ्रैक्शन प्रोसेस दिखाओ, तो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, यहां से आए, देखो फिर से मीडियम चेंज होगा, तो हमारा जो एक्चुअल पाथ था हम उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारा जो एक्चुअल पाथ था हम उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे दोबारा फिर से क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारे पास, यहाँ वाला पॉइंट, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसी से। सिंपल है, आगे समझ में। लिस्ट टू नेसेसरी कंडीशन टू ऑब्जर्व अ रेनबो। तो ऑब्जर्व करने के लिए रेनबो के लिए क्या, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि स्काई जो होनी चाहिए वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, बारिश हुई हो, है ना, वाटर ड्रॉप्स और ड्रॉपलेट्स हो। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो क्या है, वो ये है कि हमारा TIR होना चाहिए, दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर ये वाला प्रोसेस नहीं हुआ ना, तो फिर रेनबो फॉर्म नहीं होगा। क्या बात समझ गए सब लोग, गेट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 मार्क्स हमारे हाथ में। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। पता है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, आप डिफाइन करो, याद करो। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव लेंस। जब ये कॉन्केव लेंस पे गिरती है, पहले पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, तो पहले कॉन्केव लेंस बना लो भाई। तो कॉन्केव लेंस सबको पता है कैसा दिखता है, बहुत बढ़िया, ये कॉन्केव लेंस हो गया, ठीक है।
अभी पहले लाइट कैसे आई है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है। ध्यान से देखो, पैरेलल बोला है तो चलो पैरेलल लेके चलते हैं, यहां से भी पैरेलल लेके आ गए। अब आपको पता है कि ये लाइट को क्या करने वाला है, लेंस डाइवर्ट कर देने वाला है, तो इसने डाइवर्ट कर दिया। तो अब ये मिलेगा कहां पे, तो हम इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम आगे की तरफ इंक्रीज करते हैं तो ये यहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं इसका प्रिंसिपल फोकस। तो पहला रे डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड, इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। अगर ये प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रहा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, चलो दूसरा बना लेते हैं सर, ये हमने बनाया, ठीक है, ओके। अब इसका प्रिंसिपल फोकस कहां, आपको पता है कि इस जगह पे है इसका प्रिंसिपल फोकस। गेट इट, क्या बात समझ में आ रही है, तो समझना इस बात को अच्छे से। इसका रे डायग्राम कैसे बनाओगे, प्रिंसिपल फोकस की तरफ अगर आ रहा है हमारा तो पता है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब लाइट इधर से तो आनी नहीं चाहिए, लाइट इधर से तो फॉर्म होनी नहीं चाहिए, समझ गए। तो जब हमारी लाइट आई तो किधर से, अगर पैरेलल आएगी तभी प्रिंसिपल फोकस। अभी हमारा प्रिंसिपल फोकस पे आई है तो देखो ये लाइट हमारी ऐसे आ गई, क्या ये बात समझ में आई, प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस पे आने के बाद क्या होगा, जैसे मैं प्रिंसिपल फोकस के थ्रू आई तो उसके बाद क्या होगा सर, आगे बढ़िए, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। क्या सबको ये बात समझ में आई, अगर पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, और फोकस आएगी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत, कोई दो राय, ओके। चलो इसके आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे, तो अगले क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं, इससे आ जाए सेकंड पार्ट। आइए, व्हाट इज सेकंड पार्ट, तो पढ़ो भाई जल्दी से। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, न्यूमेरिकल, इसी से तो डर लगता है सर। आइए आपके डर को धुआं धुआं कर दिया जाए। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज 20 सेंटीमीटर, तो लिखो फोकल लेंथ भाई 20 सेंटीमीटर, लिख लिया। आगे लिखा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बेस शुड बी अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज फॉर्म एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज इन्होंने कितना बोला है, 5 सेंटीमीटर बोल दिया है, और जो इन क्या बोला गया है, एन इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो इन्होंने वी भी बता दिया सर, बड़े बच्चे आदमी हैं लोग, 15 सेंटीमीटर बता दिया। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, तो हमें हाइट ऑफ इमेज भी चाहिए और हमें यू की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, 2 लाइन में कहानी खत्म कर देंगे हम लोग। चलो इसी से खत्म कर देते हैं। फॉर्मूला लिखो, 1/f माइनस 1/u लिखा, ओके। अब सबसे पहली बात, कॉनकेव लेंस है, इसके लिए फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो वो भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होना क्योंकि ऊपर रखते हैं। चलो लिखते हैं 1/20 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू 1/15 माइनस 1/u, ठीक है। इस वाले टर्म को सर इधर भेज दो, उन भाई साहब को हम क्या कर दे, उधर भेज दे। तो लिखा 1/u इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/15। एलसीएम ले लेते, तो 20 और 15 का एलसीएम ले लो भाई, ये आ गया हमारा 300, तो ये कितना हो गया 15 माइनस से कितना हो गया 20, और ये हो गया 1/u। अब इसको जरा रेसिप्रोकल करो भाई, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया 300 अपॉन में देखो माइनस का कितना आ गया 5 से कैंसिल करोगे तो कितना आ गया माइनस का 60, u की वैल्यू -60 आ गया। आपको पता है कि u तो नेगेटिव होता है, तो -60 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया, दैट इज द पोजीशन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या मांगा, अगले क्वेश्चन में कह रहे भाई साइज भी बताओ, तो साइज के लिए क्या होना चाहिए, लीनियर मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो अब v की वैल्यू हमारे पास कितनी, तो v है हमारे पास -15 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू कितनी है, तो हमने निकाला -60 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना गिवन किया इन्होंने 5 सेंटीमीटर गिवन किया। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब सर इसको इधर लेके जाएंगे तो हाइट ऑफ इमेज हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखो लिखा है 15 इंटू 5 अपॉन में लिखा हुआ है 60। चलो सर कैलकुलेट कर लो, तो 5 60 कैंसिल करने आएगा सर, ये 12 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया 15/12। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 पॉइंट और 2 आ जाएगा, ये 5, ये तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो गेट इट, आया सबको समझ में, बढ़े आगे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखो ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है व्हाई एंड व्हेन डज अ रेनबो अपीयर्स इन द स्काई, ड्रॉ लेवल डायग्राम टू शो इट्स फॉर्मेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले रेनबो के बारे में सर बात की, क्यों बनता है, कब बनता है, ये सारी चीजों पे हम बात कर चुके हैं। कैसे बनता है, जब टीआईआर होना चाहिए, बारिश होनी चाहिए ना, ये सारी चीजें, स्काई क्लियर होना चाहिए, सारी चीजों पे हमने बात की। रे डायग्राम भी हमने बनाया, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यानी हम ये कर चुके हैं। दोबारा क्वेश्चन क्यों लिखा हुआ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता चले कि रिपीटेड भी हो रहे हैं। ओके, व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाई डज द कलर स्काई अपीयर ब्लू, स्कैटरिंग क्या होती है,
तो जब कोई लाइट किसी मीडियम में इंटर करती है तो मीडियम में इंटर करने के बाद जो उसके पाथ होते हैं, जो लाइट का पाथ होता है वो क्या हो जाता है, डाइवर्टेड हो जाता है हर तरफ, है ना, मैनी टाइप्स ऑफ, बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि जब भी किसी मीडियम में होगा तो वहां पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, सभी लाइट की डायरेक्शंस क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, किसी चीज का बिखराव, लाइट का बिखराव इज नोन एज द स्कैटरिंग। ओके, अब क्या पूछा, व्हाई डज द कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू, स्काई ब्लू क्यों होता है, रीजन क्या है क्वेश्चन में, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ये स्कैटरिंग क्यों होती है, तो ब्लू जो कलर होता है हमारा, ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ होती है, यानी जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, और हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है वो हमारे क्या है, टेनी पार्टिकल्स है, मतलब छोटे वाले पार्टिकल्स हैं, है ना, फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो मिनिमम वेवलेंथ को ज्यादा रिफ्रैक्ट करते हैं, ज्यादा स्कैटर करते हैं, सॉरी ज्यादा स्कैटर करते हैं, दैट्स व्हाई कि ये कलर ज्यादा मूव करता है। ठीक है, जैसे 7 कलर्स हमारे पास एंटर किए तो उसमें सबसे ज्यादा किसकी स्कैटरिंग होगी, जिनकी वेवलेंथ कम होगी, तो उसमें कौन आएगा, आपका ब्लू आ जाएगा, आपका इंडिगो आ जाएगा। तो ये कलर ज्यादा स्कैटर होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। जैसे जब हम टोटल स्काई को देखते हैं वो किस कलर में दिखाई देता है, ब्लू। सेम एज इट इज रीजन किसका है, हमारे ओशियन का भी है। कौन कलर ज्यादा स्कैटर करता है, तो जिनकी वेवलेंथ कम होती है वही फिर से ज्यादा स्कैटर कर जाएंगे। समझ गए बात को? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, a narrow beam XY of white light is passing through a glass prism ABC as shown in diagram. ठीक है, trace it on your answer sheet and show the path of the emergent beam as observed on the screen. PQ, name the phenomena observed and state its cause। बहुत सिंपल है, क्या बात हो रही है, तो आपको पता है कि क्या बात हो रही है। व्हाइट लाइट प्रिज्म ग्लास पे पड़ेगी तो अपने 7 कलर में अलग अलग हो जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो इस कहानी को आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्पर्जन का प्रोसेस बोलते हैं। क्या बात सबको क्लियर है? अब देखो, जब हम डिस्पर्जन के प्रोसेस में जाएंगे, है ना, तो हमें कुछ ऐसे पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पैटर्न आ गए, मैं अलग अलग कलर से शो कर रहा हूँ, ऐसे करके हमको पैटर्न मिलेगा। तो जो यहाँ पे पैटर्न होगा उसका नाम भी आपको याद होना चाहिए कि किस नाम से हमें मिलता है। तो यहाँ का पैटर्न जो होता है वो VIBGYOR, विबग्योर के नाम से मिलता है। तो ये हमने पाथ भी ट्रेस कर दिया और ये सारी चीजें फॉर्म हो गई। क्लियर हो गया? नेम द फिनोमेना बता दिया, नेम द फिनोमेना। फिर अगला क्वेश्चन जो है ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, स्टेट इट कॉज, ऐसा क्यों हुआ, तो समझो ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहली बात, बिकॉज मीडियम चेंजेस। ठीक है, और जब मीडियम चेंज होता है, ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितनी कलर है, 7 कलर। ये 7 के 7 कलर वैक्यूम में और एयर में तो बहुत आराम से मूव करते हैं, एक साथ मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे किसी और मीडियम में आते हैं इनकी स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है, और इस वजह से क्या होता है, सब अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई कि सबके अलग अलग कलर में दिखने शुरू हो गए। जब एक साथ ट्रैवल कर रहे थे तो हमें व्हाइट लाइट के अंदर ही सब दिखाई दे रहे थे, व्हाइट लाइट के साथ ही मूव कर रहे थे व्हाइट लाइट, लेकिन जैसे दूसरे मीडियम में गया सबकी स्पीड चेंज हो गई, और जब स्पीड चेंज हुई तो सबने अलग अलग पाथ को फॉलो करना शुरू, कोई स्पीड से चल रहा है, कोई धीमे चल रहा है, तो इसलिए हमें ये फिनोमेना देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द पावर ऑफ लेंस। बहुत सिंपल है, व्हाट इज द पावर, मैं नहीं बदल दूंगा, इससे मत लिखो। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब ये फॉर्मूले दो तरह से बनते हैं हमारे, एक बार हम 100/f से करते हैं, एक बार इससे। अगर फोकल लेंथ हमारी मीटर में गिवन की गई तो ये फॉर्मूला यूज करना, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन की गई तो ये फॉर्मूला लिखना, सिंपल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मेरी पावर नेगेटिव है और अगर मेरी पावर पॉजिटिव है तो ये कैसे पता चलता है, इसके लिए फोकल लेंथ में नेगेटिव होनी चाहिए और पॉजिटिव आंसर आने के लिए फोकल लेंथ भी कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, तो हमारे कॉनकेव लेंस की होती है, और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है, तो हमारे कॉन्वेक्स लेंस की होती है। समझ गए? ऐसे पहचानते हैं। आगे देखो क्या लिखा था, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज -10 सेंटीमीटर। देखो माइनस आ गया, -10 सेंटीमीटर आ गया। राइट द नेचर ऑफ द लेंस, कौन है भाई, कॉनकेव लेंस है। डेटा माइन कर लिए, कौन है भाई, कॉनकेव लेंस है। नेचर कैसा है इसका, तो इसका नेचर है भाई डाइवर्जिंग, क्योंकि ये डाइवर्ट करता है। आगे क्या बोलो, फाइंड इट्स पावर, इसकी पावर भी निकालो, तो लिखो P इज इक्वल टू, अब 1/f की 100/f, तो वो देखो सेंटीमीटर में दिया है, तो यहां लिखोगे 100/f, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे अपॉन में 10। जरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर रिजल्ट कितना आएगा, -10। अब यूनिट क्या होती है, तो यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक है, दैट इज अ पावर। आ गया, आगे देखो क्या लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस, व्हिच लेंस, दिस लेंस मतलब कॉनकेव, अकॉर्डिंग द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, व्हाट विल बी द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इन दिस केस। अब इसमें मैग्निफिकेशन हमारा कैसा आएगा, चलो आओ बताते हैं इसका मैग्निफिकेशन कैसे आएगा। ओके, थोड़ी जगह होगा बना लीजिए,
तो आइए सर थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इस पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया, इसे हम साइड कर लेते हैं। चलो कोई बढ़िया से कर दो भाई, हाँ इससे करते हैं। क्या बोला है, अगर मैं इस इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो उन्होंने कहा यू की वैल्यू भाई आप 20 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप बताओ कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का क्या होना। तो अब जरा साइन कन्वेंशन मैग्निफिकेशन का लिखोगे तो क्या था, v by u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या तो ये दो चीजें पता हो या तो ये दो चीजें पता हो। तो हाइट वाइट के बारे में कहीं बात हो नहीं, तो मतलब ये दोनों पता हो, v पता हो u पता हो। अब जरा देखो क्या vu पता है, तो देखो हमारे पास u तो गिवन कर दिया गया, f गिवन है क्या, तो f देखो वो वहां से हमने कैलकुलेट किया था कितना था, -10 सेंटीमीटर। तो -10 सेंटीमीटर u तो नेगेटिव होता ही है, चलो v पता कर ले। इन भाई साहब को इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -20 और -10। चलो एलसीएम ले लेते हैं। 2 हैंड सर जिसको नहीं आता बस सीधे मल्टीप्लाई कर लिया करो, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, -10 -20 माइनस का 30, सॉरी कितना आ गया, -30 डिवाइडेड बाई 200। जरा से घुमाएंगे, 1 0 0 कट गया, तो कितना आ गया 20/3। सर रेसिप्रोकल करना होता है -20/3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, v आ चुका है। अब मैग्निफिकेशन में आ जाओ दौड़ के, तो -v की वैल्यू निकालोगे तो -20/3 अपॉन, अब u की वैल्यू निकालोगे तो -20 लिखा होगा, हो गया। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी मैग्निफिकेशन का जो साइन आया वो देखो, उन्होंने बोला व्हाट इज द साइन, कैसा आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया। ये सब पॉजिटिव साइन का मतलब क्या हुआ, इस पॉजिटिव साइन का मतलब हुआ कि अगर मैंने अपनी इमेज को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट को अगर ऐसा रखा तो मेरी इमेज भी क्या होगी, सेम एज इट इज सीधे ही सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हो रही। दैट्स व्हाई मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्या बात समझ गए, ओके। चलो अगले पार्ट में आते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, अपर हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि कवर कर दिया हमने। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f। अगर किसी ऑब्जेक्ट को 2f पे रखोगे मेरे भाइयों, तो 2f पे रखने पे इमेज भी कहां मिलेगी, 2f पे मिलेगी। तो तय है फ्रॉम सच लेंस मेंशन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो आपको पता है कि मिलना कंफर्म है, कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज उल्टा बनने वाली है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, पोजीशन 2f पे होगा, ये तो कंफर्म है मुझे, इसमें कोई दो राय नहीं। State the observation difference in image obtained if the lens is uncovered। अगर uncover कर दे तो क्या होगा, give reason to justify your answer। बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल भी थोड़ा भी कतई भी किसी प्रकार से परेशानी नहीं होना। ये ले लो भाई, ले लिया, ठीक है, ओके। ये तुमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा। अब इन्होंने हमसे क्या कहा कि भाई हम इसको क्या करने वाले, कवर कर देंगे। तो ये वाला पार्ट तुम अपर का कवर कर दो, कवर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब यहां से लाइट तो चलनी चलनी, लाइट थोड़ी रोक लोगे, ये लाइट चल, अगली लाइट यहां से ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करेगी, ठीक। अब यहां से लाइट बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी, तो हम सिर्फ ऐसे मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, फोकस हो गया। तुमने 2f पे रखा, कहानी ये है कि 2f पे ही मिलेगी। तो अब जो बाकी लाइट का कन्वर्जन होगा, यानी यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी एक्चुअल में, ये तो एक्चुअल में फॉर्म होगी, एक्चुअल में जो फॉर्म होगी वो मान लो कि ये ऑब्जेक्ट हम ऐसे रखते हैं, तो अभी मान लेता हूं मैं ऑब्जेक्ट ऐसे, थोड़ी देर के लिए, तो ये लाइट ऐसे पैरेलल जा रही है, ठीक है। अभी कहां से पास आउट करेगी, हमारे फोकस से पास आउट करेगी, ठीक है, समझो मेरी बात को थोड़ा। तो हमने इसको ऐसा फोकस से क्या किया, पास आउट करा दिया, ऐसे कराया, फोकस से पास आउट कराया, ठीक है, क्लियर होगी सबको बात। अगर मैंने इसको फोकस से अपने यहां से पास आउट करा दिया, तो ये वाली जो रे है, समझना मेरी बात को, देखो ये पैरेलल टू द गया, फोकस से पास आउट हुए, अगले का हम ऑप्टिकल सेंटर से लेके चले गए, तो ये वाली जो लाइट का फॉर्मेशन होगा वो क्या करेगा, वो हेल्प आउट करेगा इस इमेज को फॉर्म होने में, समझ गए। यानी कुल मिला के हो क्या रहा है, यहां से समझते हैं। ये लेके गए, ये हमारे पास लाइट गई, ये हम ऐसे करके ट्रैवल कर गए, और ये यहां से हम ऐसे ट्रैवल करके गए, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा 2f हो गया, तो 2f पे रखेंगे तो 2f पे ही बनेगा, ये बहुत सिंपल सी बात है, क्लियर है सबको ये बात, ओके। अब होता क्या है कि यहाँ पे देखो जो लाइट है वो बहुत आराम से ट्रैवल करके जा रही है, ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पे मीडियम आपने लगभग ओपेक कर दिया। होता क्या है कि फॉर्मेशन यहाँ भी 2f पे होगा और वहां पे भी 2f पे होगा, बस फर्क क्या होगा, जो हमारी इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम और ज्यादा हो जाएगी। तो पहले वाले में इंटेंसिटी हमारी दूसरे के कंपैरिजन में कम हो जाएगी, यानी यहाँ पे ज्यादा हाई इंटेंस का इमेज फॉर्म होगा, यहाँ पे इंटेंस कम हो जाएगा, यानी यहाँ पे ब्राइट इमेज हमको फॉर्म नहीं होगी, क्लैरिटी के साथ नहीं आएगी, ब्लरी इमेज आएगी, और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ इमेज फॉर्म होगी। ये फर्क होता है, बाकी सारी चीजें एज इट इज हमारी क्या होती है, सेम होती है, ओके।
B part, an object is placed at a distance of 30 centimeter from the optical center of concave lens, focal length 15 centimeter. Use the lens formula to determine the distance of the image, the optical center of the lens. ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर से मैं आपके नाम कर दूं, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लोगे, करना तो नहीं पड़ेगा सर। देखो सारी चीजें, कॉनकेव लेंस दिया गया है, मैं साइन कन्वेंशन आपके लिए लिख देता हूँ। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया तो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया है। इसके बाद देखो फोकल लेंथ कितना दिया गया, फोकल लेंथ दिया गया -15 सेंटीमीटर। v आपसे डिमांड कर रहा है, खत्म हो गया क्वेश्चन, कर लोगे फॉर्मूला लगा के। चलो अगले पे आते हैं, कहां गया भाई क्वेश्चन। ओके, ये the variation of image distance v with object distance u for a convex lens is given in the following observation table. Analyze it and answer the question that follow. Okay, अब 1 2 3 4 ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गई। ठीक है, अब जरा देखो कहीं पे u और v नहीं लिखा हुआ है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि u v आप खुद पहचानो ना, तो जो u की वैल्यू होती है वो मोस्टली क्या होती है, हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो देखो नेगेटिव वाले कौन से टर्म है ये, इसका मतलब ये u हो गया और ये v हो गया। ये बात समझ गए? ओके, खैर खत्म। अब हमको इन सब चीजों को देख लो भाई, ये -150 पे रखा, 30 पे पड़ा, 75, ये 50, 37, 75, 30 है ना, ऑब्जर्वेशन हमारे आंखों के सामने है। अब हमको पता क्या करना, वो जरा देखो। विदाउट कैलकुलेट फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जस्टिफाई आंसर। अरे वाह, कह रहे बिना कैलकुलेशन करे फोकल लेंथ लेके आओ कॉन्वेक्स लेंस। आओ चलो, सॉरी दिमाग लगाओ, आओ देखो, बिना कैलकुलेशन आराम से कूल। हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को 2f पे रखें तो वो 2f पे ही बनता है, यही एक कंडीशन होती है। अब यहां जरा देखो, ऐसा कोई आया कि जिसमें दोनों चीजें बराबर हो गई, 150, 30, 75, 37, 50, 50, ये मिल गया सर। 50 पे रखा, 50 पे बना, मतलब 2f कितना है सर, 50, तो f कितना हो जाएगा सर, 25, तो फोकल लेंथ हो गई 25, उड़ा डाला। चलो सेकंड, ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट, व्हाई ड्रा डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म फॉर दिस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके पीछे आते हैं, तो जरा पढ़ो क्या है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन गलत है, सिर्फ देख के बताना। चलो समझो मेरी बात को, जब भी आप लेंस में हो, ठीक है, और आप दूर हो, तो इससे जो इमेज होगी वो इसके पास में फॉर्म होगी। ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारा ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता जाएगा, इमेज भी हमारी क्या होती जाएगी, दूर जाती चली जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए, हम दूर जाते चले जाएंगे। ठीक है, ये कंफर्म होना चाहिए। ओके, अब जरा देखो 150 पे थे, 30 पे, 75 पे थोड़ा और पास आए, 37.5, देखो दूर हो गए, देखो यहां से हुआ दूर हो, ये पास में फॉर्म होगा। अगली बार तुम थोड़ा पास आए, ये थोड़ा, ये देखो 37.5 थोड़ा दूर हो गया, तो -50 पे, देखो ये 50 पे पहुंच गया। 37.5 तुम और पास है, देखो 75 बढ़ गया, -30 पे देखो 150 हो गया और बढ़ गया, -15 पे 37, इससे तो बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन देखो क्या लिखा 37.5, इसका मतलब क्या हुआ, घट गया। कैसे घट गया भाई, बढ़ना चाहिए था। तो ये वाला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सिंपल आया। ओके, अब एक और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। चलो अगले पे आगे क्या लिखा, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर u इज इक्वल टू -30। तो u के लिए हमसे मैग्निफिकेशन मांग रही है भाई, तो u कितना -30 है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u होता है, तो v पता चल जाए तो बात बन जाए। ठीक है, पता चल जाएगा, कहां से चाहो टेबल में चेक करते हैं। टेबल में देखो -30 पे कितना आया था, 150 आया हुआ है। चलो 150 पे वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो लिखा हमने 150 डिवाइडेड बाय -30, सर कितना हो गया, 5 आ गया। दैट्स योर मैग्निफिकेशन, -5। माइनस का क्या मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा और इमेज कैसे बननी, नीचे बननी। दैट इज द -5 ऑफ मैग्निफिकेशन। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया, देखो बढ़िया, आराम से हम सॉल्व भी कर पाए। हो गया, चलो अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन, इन डिस्पर्जन फेनोमेना व्हिच कलर इज डेविएटेड मोस्ट एंड व्हिच लीस्ट एंड व्हाई। तो व्हाट इज द डिस्पर्जन, तो अभी हम डिस्पर्जन सीख के गए। क्या सीखा था डिस्पर्जन प्रोसेस में, कि हमारे पास एक ग्लास होना चाहिए, सिंपल से हम उसमें प्रिज्म यूज करते हैं। एक लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी, और जब वो लाइट इंसिडेंट होती है तो अपने 7 अलग अलग कलर्स में क्या होती है, डेविएट हो जाती है। एक ये कलर आ गया हमारे पास, एक हम वायलेट ले लेते हैं तो एक कलर हमारे पास ऐसे आ गया। ऐसा ही होता है डिस्पर्जन प्रोसेस में। तो चलो इसको पूरा कर लेते हैं कंप्लीट, और इसको भी पूरा कर लेते हैं कंप्लीट। ये वाला कलर ऐसे करके हो गया डिस्पर्जन। ठीक, अब कौन ज्यादा डेविएट हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, कौन ज्यादा डेविएट हो रहा है। चलो अपने एक्चुअल वाले पाथ पे चलो, तो ये है आपका एक्चुअल पाथ। अब अपने एक्चुअल पाथ से चेक करो कि कौन सी लाइट ज्यादा डेविएट हुई। तो ये कैसे पता करते हैं, जरा ध्यान से देखना मेरी बात को, समझना। इस लाइट को पीछे की तरफ लेके आओ, ठीक है, और इस वाले लाइट का पाथ भी क्या करो, पीछे की तरफ ऐसे लेके आओ। लिया है दोनों। अब चेक करो,
इसमें से इसका एंगल फॉर्म करो और यहीं से इसका भी एंगल फॉर्म करो। देखो कौन सा ज्यादा एंगल, देखो जाना चाहिए था इस रास्ते पे और जा किधर जा रहे हो, इस रास्ते पे या फिर इस रास्ते पे। तो यहां से दो एंगल फॉर्म रहे, ये एंगल ज्यादा है या फिर ये एंगल ज्यादा है, ये वाला एंगल ज्यादा है। मतलब कौन सी लाइट अपने एंगल से ज्यादा मूव कर गई, अपने एक्चुअल पाथ से ज्यादा चली गई है, वो है सर वायलेट। तो वायलेट वाला क्या करता है, मैक्सिमम डेविएट करता, मिनिमम कौन है, तो मिनिमम वाला रेड हो गया। समझ गए, क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन में लगा है वाई, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए है कि जो वायलेट होता है उसके लिए जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, कम होती है, और रेड की जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है, ज्यादा होती है। अगर मिनिमम वेवलेंथ की कोई भी लाइट है तो वो ज्यादा डेविएट करती है अपने पाथ से, और मैक्सिमम वेवलेंथ की होती है तो वो कम से कम डेविएट करती है। इसलिए जो हमारे डेंजर्स के सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, वो दूर से दिखाई देते क्योंकि उनका डेविएशन बड़ा कम होता है, इसलिए दूर से दिखाई देते हैं। और हमारा जो स्काई कलर है वो ब्लू क्यों हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेविएट होते हैं, स्कैटर हो जाते हैं चारों तरफ, इसलिए ऐसा होता है। समझ में आ रही बात। तो अगर आप कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को सामने देख रहे हो, अगर वहां पे कहीं पे भी रेड स्पॉट या रेड कलर, तो सबसे पहले हमारी आइज वहीं पहुंच जाती है। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करके हमारी आंखों तक आता है। जब सनराइज होता है तो रेड कलर का दिखाई देता है, सनसेट होता है तो रेड कलर का दिखाई देता है। ये सारे रीजन किसके हैं, बिकॉज ऑफ वेवलेंथ। गेट इट, ओके। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अरे है क्वेश्चन ही है भाई ये तो। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने पूछा कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट एक्सप्लेन। तो सर एक ही लाइन है, क्या आंसर है इसका, रेड। ऐसा क्यों होता है, जब सनसेट हो रहा होता है या सनराइज हो रहा होता है, ऐसी कंडीशन में जो हमारे बीच के डिस्टेंस का गैप होता है, ठीक है, सन का जो और अर्थ के बीच का जो गैप होता है वो ज्यादा होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है। सारी कलर की लाइट वहां से चल के तो आती है, लेकिन सबसे पहले कौन सा कलर पहुंचता है, रेड कलर पहुंचता है। तो इसीलिए जब वो राइट हमारे आंखों में पड़ेगी तो हम इमेज का फॉर्मेशन भी सेम एज इट इज उसी कलर का करेंगे। फॉर एग्जांपल सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट से 10 टाइप्स की कलर ऑफ लाइट हमारे आंखों तक पहुंच रही है, ठीक है। अब उसमें जिस कलर की लाइट सबसे पहले हमारी आंखों पे पड़ेगी, हमें वो पूरी इमेज उसी कलर की दिखाई देगी। इसलिए हमें सन पूरा रेड कलर का दिखाई देता है, सनराइज के टाइम पे भी और सनसेट के टाइम पे भी। जबकि अगर हम नून के टाइम पे बात करें, 12 बजे के टाइम की बात करें, तो देखो येलो कलर आ जाता है। ऐसा होता है, समझ के बात को, ओके। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अब ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का रीजन क्या है, क्यों ट्विंकल करते हो भाई तुम लोग, क्योंकि पोयम बनी है। आ जाओ, व्हाट इज द एक्चुअल शेप ऑफ स्टार्स, सर सर्कल, ठीक है। अब हमारे पास ऐसे ऐसे क्या होते हैं, ये सर हमारी लेयर होती है। ये लेयर जब हम देखते हैं तो ये डिवाइड होती है, कैसे पता है, एक रेयर डेंसर रेयर डेंसर रेयर डेंसर, ऐसे करके डिवाइडेशन होता है। ये डेंसर ऐसे करके डिवाइड होती है, रेयर डेंसर में डिवाइड होती है। समझ गए बात को, फिर नीचे आओगे तो फिर एक रेयर मिलेगी, ऐसे डिवाइड होती है। तो जब यहाँ से लाइट आना शुरू करती है तो फिर डेंसर में गई, रेयर में गई, डेंसर में गई, रेयर में गई, डेंसर में गई, रेयर में गई, ऐसे गई। तो जब हमारी आंखों पे यहाँ पे पड़ी, फॉर एग्जांपल ये हमारी आईज है, ठीक है, यहाँ पे पड़ेगी तो हम पता है यहीं से इसकी इमेज का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जो एक्चुअल में हमारे पास स्टार है ना, जहां पे फॉर्म हो वहां पे दिखाई नहीं देगा। सबसे पहली बात तो हमें पोजीशन ही अलग दिखाई देगी, ये सबसे बड़ी कहानी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ट्विंकल क्यों कर रहे हो भाई साहब, तो चलो ट्विंकल वाला भी समझाते हैं आपको कि ट्विंकल ट्विंकल क्यों कर रहे हो तुम। तो समझना, जब रेयर मीडियम से कोई लाइट आती है तो लाइट का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जैसे डेंसर में तुम पहुंचते हो तो डेंसर मीडियम से कम अमाउंट ऑफ लाइट पास होती है, इंटेंसिटी डिक्रीज करती है। फिर रेयर में ज्यादा, फिर इसमें कम, फिर आइज में ज्यादा। तो आप ऐसे समझो कि हमारी आइज में एक बार हाई अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है, एक बार अमाउंट ऑफ लाइट कम हो रहा है, फिर ज्यादा, फिर कम आ रहा है। यानी आप ऐसे समझो कि एक बल्ब है, वो एकदम से जल रहा है, यानी ज्यादा लाइट, एकदम से बुझ रहा है, कम लाइट, फिर ज्यादा, फिर कम, और ऐसा करेगा तो बल्ब भी ट्विंकल करता हुआ दिखाएगा। सेम एज इट इज हमारे स्टार्स भी हमको ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, पर एक्चुअली में ये करते नहीं। लेकिन बिकॉज ऑफ रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, इनकी वजह से हमारी आइज पे जो उनकी लाइट आ रही होती है वो कम ज्यादा करके आ रही होती है। ऐसी कंडीशन में हमें ट्विंकलिंग का प्रोसेस समझ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट 15 सेंटीमीटर distance make a 4 times larger virtual image from a lens, find the distance of image from lens and focal length of the lens। तो सबसे पहले ये पहचानेंगे कि यहाँ पे लेंस कौन सा है। तो आप ध्यान से देखो, जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है वो 4 टाइम्स क्या हो गई है, लार्जर हो गई। पहले एक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया, कितना लार्जर हो गया हमारा, 4 टाइम्स का टर्म इंक्रीज हुआ है। और आप जब कॉन्केव लेंस की बात करते हो तो वहां पे वर्चुअल तो फॉर्म होती है लेकिन लार्जर नहीं होती, वो डिमिनिश्ड फॉर्म करता है। मतलब लेंस कौन सा हो गया, तो लेंस तो हमारे पास हो गया भाई कॉन्वेक्स लेंस। ये कंफर्म हो गया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें उन्होंने क्या बताया, यू के बारे में बताया, u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर उन्होंने गिवन कर दिया। क्या क्या पूछा उन्होंने, तो हमसे पूछा है इमेज की डिस्टेंस फाइंड आउट करो और फोकल लेंथ, दोनों चीजें फाइंड आउट करके देनी। क्लियर है। अब देखो दो अननोन क्वांटिटीज है, एक फॉर्मूले में दो अननोन क्वांटिटी रहेंगी तो सॉल्व तो होगा नहीं, तो इसके लिए फिर कुछ तो गिवन किया गया। तो जरा ध्यान से देखो, इन्होंने हमें मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया। अगर मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होता है, v by u,
यही होता है। अब उन्होंने हमें एक रिलेशन बताया कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स हो गई है, 4 टाइम्स हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं HI/HO, तो हाइट ऑफ इमेज क्या, 4 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट, कैंसिल हो गया तो रिजल्ट कितना हो गया, 4 हो गया। अब मैं यहाँ पे V/U इज इक्वल टू क्या पुटअप कर सकता हूँ, 4 पुटअप कर सकता हूँ। V इज इक्वल टू 4 टाइम्स U हो जाएगा, और 4 इंटू U की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन की गई है, दैट इज द 15। अगर मैं रखूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर आ गया। अब जरा ध्यान से समझना कि जो हमारा आंसर रिजल्ट गिवन किया गया, तो यहाँ पे आप पढ़ोगे एन ऑब्जेक्ट क्या 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेगा 4 टाइम्स लार्जर, और फिर आगे लिखा हुआ है वर्चुअल। तो वर्चुअल होने का मतलब हो गया सेम डायरेक्शन में आ जाएगी, है ना। ये रे डायग्राम अगर आपको याद हो तो इसमें क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को यहीं पे रखते हैं और हमारी जो इमेज का फॉर्मेशन है वो भी इधर ही होता है, यानी दोनों वैल्यू हमारी नेगेटिव होंगी। तो सर ये वैल्यू भी नेगेटिव होगी और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो नेगेटिव हम लेते ही लेते हैं। क्लियर है। चलो आ जाओ 1/f को सॉल्व करते हैं। देन 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू -60, u की वैल्यू क्या है -15, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, 60 आ गया, दैट इज द -1, और ये हमारे पास प्लस का कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया 3/60। ठीक है, अब हम इसे क्या कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, तो कितना हो गया 60/3, तो कितना रिजल्ट आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमारी कितनी आ गई है 20 सेंटीमीटर आ गई। देखो पॉजिटिव रिजल्ट आया है ना, दैट इज द करेक्ट। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2 lenses 10 डायोप्टर एंड -5 डायोप्टर। ठीक है, 2 लेंस हमें दिए गए, एक 10 डायोप्टर एक -5 डायोप्टर का दिया गया। आगे क्या बोला गया, कंबाइंड टुगेदर कोएक्सियली, दोनों को कंबाइन किया गया। कोएक्सियली का मतलब एक ही एक्सिस है। ठीक है, ओके। फिर क्या बोला गया, फाइंड द कंबाइंड पावर ऑफ लेंस एंड द फोकल लेंथ। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखो कैसे करते हैं। जब भी कॉम्बिनेशन हमें निकालना हो तो आप सारी पावर को विद रिस्पेक्ट टू साइन एज इट इज क्या करते चले जाइए, ऐड करते चले जाइए। ठीक है, पहली पावर कितनी 10 डायोप्टर, 10 डायोप्टर लिखो, फिर लिखो प्लस, अगली बार क्या -5, तो -5 के साथ आप उसे पुट अप कर दो, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा 5 डायोप्टर आ जाएगा, दैट इज द पी। हो गया आपका आंसर। अगले में क्या पूछा उसने, फोकल लेंथ आपसे डिमांड की, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1/f। अगर मैं यहीं से f निकालना चाहूँ तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/पावर। अब चलते हैं 1/पावर कितना है 5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2। ठीक है, तो अब जब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये जो रिजल्ट मिलेगा वो किस में मिलेगा, मीटर में मिलेगा। अगर सेंटीमीटर में निकालना था तो हम क्या करें, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो दैट इज द 20 सेंटीमीटर। ये दोनों आंसर हमारे पास आ गए। गेट इट। तो हमने आज जो भी फॉर्मूलेस को कवर किए, जो भी न्यूमेरिकल्स कवर किए, इससे आपका रिफ्रैक्शन का टॉपिक प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी टाइप्स के होंगे और इन्हीं से मिलके मिलेंगे। क्लियर है। तो जो भी क्वेश्चन हमने किए उनको जल्दी से आप क्या करो, प्रैक्टिस कर लो बार बार करके। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो वीडियोस को आगे पीछे करके क्लियर कर लीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आप मेहनत करते रहिए ताकि हमसे कोई भी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल रह ना पाए। तब तक के लिए सी यू, टाटा।